सो हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। और आज हमारे सामने है सीका मैम, जिन्होंने हाल ही में अपना नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। सो हाय सीका, और आपका स्वागत है फिल्लर फॉर्म में। तो आप कैसे हो सीका? थैंक यू। सही हूँ मैं। आप कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ मैम। तो मैम सीका, आप सबसे पहले अपने बारे में ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की है और आपको कहाँ से? ओके। मैं मुंबई से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है मुंबई के एक कॉलेज कर्मवीर भाऊराव पाटिल से कंप्लीट किया है। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी कॉमर्स, प्लेन कॉमर्स था। उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नेट का, जहाँ पे मैं क्वालिफाई नहीं हो पाई थी नेट। ये सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाइड किया है। और बैकग्राउंड बेसिकली मेरे पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है असिस्टेंट प्रोफेसर। जिस कॉलेज से मैंने स्टडी किया था वहां से ही मैंने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा जॉब था 2 इयर्स के लिए। ओके। तो अभी आपने कहा कि आप अभी जॉब कर रहे हैं, आई एम राइट? जी। ओके। तो आप सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया नेट एग्जाम का, ठीक है? तो आपका वहां पर क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ? कुछ कमी थी मेरे साइड से, जैसे कि प्रैक्टिस नहीं थी प्रॉपर। मैंने प्रीवियस ईयर जो है इतना नहीं मतलब लगाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इवन डीआई डीआई एंड मैथ्स की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ एंड डेज में प्रैक्टिस की थी। तो जब मैंने एनालाइज किया था मुझे मेरा पेपर 2 थोड़ा वीक लगा था, उसमें कम मार्क्स आए थे। एंड इन पेपर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मेरे काफी कम मार्क्स आए थे। जैसे डीआई हो गया, डीआई में सिर्फ मेरे 2 ही क्वेश्चन राइट हो पाए थे। मैथ्स मेरे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन राइट हुए थे। तो ये सब कमी को मैंने एनालाइज किया। उसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट में जो मैंने प्रैक्टिस का जो पार्ट था वो इंक्रीज कर दिया था। डीआई एंड मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस करने लगी थी ताकि वो स्कोरिंग रहता है। एंड इवन पेपर 2 पे ध्यान दिया, थोड़ा डीप में एनालाइज वगैरह किया। मॉक्स वगैरह बहुत लगाए, आपके जैसे मॉक्स भी रहते हैं वो लगाए। और यूट्यूब में जैसे सेशन रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उनको सुना। ये सब थोड़ा था। तो आपने सेल्फ स्टडी की है या कहीं ना कहीं से आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई कुछ ज्वाइन किया था, कोचिंग या क्लासेस? कोचिंग क्लासेस एज सच जस्ट मैंने ना फ्री कंटेंट्स आपके जो थे मैंने देखे थे काफी सारे। जैसे 6 आवर्स की मैराथन वगैरह रहती है तो उससे मैंने प्रैक्टिस की थी। और जो भी मेरे को क्वेश्चन आंसर्स मतलब जैसे कि पेपर 2 का मेरे को ना थोड़ा डीपली एनालाइज करना था कि सारी चीजें, तो मैंने क्या करती थी मोस्टली जो भी जो चीजें रहती थी फ्री कंटेंट में उससे जो है मैं लिख लेती थी नोट्स में। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह जो भी सुनती थी ऐसा लग रहा था ये डीप में पूछा जा रहा है, रिपीट हो सकता है, उनको एनालाइज करती थी। सो मोस्टली फ्री कंटेंट्स ही मैंने किया है, फ्री कंटेंट्स के थ्रू। ठीक है। तो अभी आपने कहा कि आपने फ्री स्टार्ट किया और आपने जो लास्ट ईयर आपने एग्जाम दिया उसको एनालिसिस करके आपने सेकंड पेपर दिया, फिर आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई हुआ। तो आप एक चीज मुझे ये बताइए कि नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो मॉक रहता है, आपको आपका रियल वे पता चल जाएगा कि आप जो टाइम दिया है उसमें आप कंप्लीट कर पा रहे हो यानी पेपर। एंड सेकंड थिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि एनटीए एग्जैक्टली पूछता क्या है, मतलब क्या चीजें पूछते हैं, हमें क्या कवर करनी है और हमारा क्या गलती हो रही है जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिकॉज एग्जैक्टली अगर सिर्फ पढ़ते रहेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए सिर्फ पढ़ते रह रहे, तो वही नॉर्मल वे में हम लोग है ना सिर्फ याद कर लेते हैं चीजों को। बट जब भी एनटीए एनटीए पूछता है ना, वो थोड़ा लैंग्वेज या वर्डिंग्स थोड़ा घुमा देते हैं। तो उसके वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक्स एंड जो प्रैक्टिकल है जैसे कि डीआई एंड मैथ्स, उसमें ना प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है काफी। या कूल। तो सीखा, अब ये बताइए कि आपने अपना सेल्फ स्टडी को कैसे टाइम में कन्वर्ट किया था? लाइक आपने फर्स्ट पेपर को कितना टाइम दिया और सेकंड पेपर को आपने कितना टाइम दिया था सीखा? जैसे मैं डेली बेस पे ना, मतलब मोस्टली तो 5 वर्क निकाल लेती थी डेली बेस पे कि मुझे इतना पढ़ना है। और उसमें से मैंने पेपर 2 को ज्यादा टाइम रखा, 3 आवर्स पेपर 2 को दिए एंड 2 आवर पेपर 1 को दिए। 2 आवर पेपर 1 में से भी मैंने 1 आवर जो है मैथ्स एंड डीआई के लिए रखा था, प्रैक्टिस के लिए। पहले स्टार्टिंग में मेरा काफी स्लो जा रहा था, मुझे 5 क्वेश्चन डीआई करने के 45 मिनट्स 30 मिनट्स लग जाते थे। पर डेली बेस पे जो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी तो एंड एंड तक वो 10 मिनट्स के अंदर आने लगा था डीआई, एक पूरा 5 क्वेश्चंस का। तो 1 आवर में डीआई मैथ्स जो भी प्रैक्टिकल होता था जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग वगैरह उनके लिए रखती थी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए।
एंड जो बाकी का 1 आवर होता था पेपर 1 का, उसमें थ्योरी सब्जेक्ट करती थी जो काफी स्कोरिंग है, जैसे कि टीचिंग हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। इसको सिर्फ रिवाइज करते रहो, थोड़ा डीपली एनालाइज कर लो तो इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और बाकी 1 घंटा प्रैक्टिकल सेशन के लिए रखा, और 3 इयर्स था जो पेपर 2 के लिए रखा, जहाँ पे मैं थोड़ा डीपली जाती थी हर एक टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये था मेरा। तो आपका फर्स्ट पेपर वीक था या सेकंड पेपर वीक था आपका? फर्स्ट पेपर में ना कुछ टॉपिक्स है जो मेरे काफी वीक थे, जैसे कि डीआई मैथ्स एंड हायर एजुकेशन, और एलआर जो कि मेरे को लॉजिकल रीजनिंग, जो कि मेरे को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता, इनको सॉल्व करना है तो कैसे करना है, जिसमें मेरे को रिक्वायरमेंट थी प्रैक्टिस वगैरह की। तो फर्स्ट पेपर में से 3-4 टॉपिक थे जो वीक थे, और पेपर 2 मेरे को थोड़ा डीप में जाना था ताकि मेरे को इस बार मेरा नेट हो पाए, ताकि ऑब्वियसली वो मेन मेन चीजें नहीं पूछते एनटीए, थोड़ा डीप में जाके देखते, नॉलेज चेक करते, तो इसलिए ये सब मेरी स्ट्रैटेजी थी कि पेपर 2 पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखूं, पेपर 1 में सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन जो मेरा वीक है उसको मैं थोड़ा कवर अप करूं। अच्छा, तो फर्स्ट पेपर की हम लोग बात यहाँ पर अब नहीं करेंगे, हम लोग बात करते हैं आपकी सेकंड पेपर की। तो नेट एग्जाम अगर हम लोग देखें तो सेकंड पेपर का जो मार्जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपने यस। सेकंड पेपर के लिए क्या एक थी कोई प्लानिंग कि हाँ हमें फर्स्ट पेपर में ज़्यादा ध्यान देना है, या सेकंड पेपर को ही मेरा हाई पिक करना है नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए? फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चंस आते एंड सेकंड पेपर के 100 क्वेश्चंस रहते, तो वेटेज ऑब्वियसली सेकंड पेपर की ज्यादा रहती है, एंड डीपली भी सेकंड पेपर में ही पूछा जाता है। तो मोस्टली जब भी कोई पढ़ रहा है ना, जो जैसे सपोज मैंने 5 आवर्स निकाले थे, 5 मंथ की प्रिपरेशन थी, जिसमें 5 घंटे डेली बेसिस पे मैंने निकाले थे। तो उसमें से ना मैंने ज्यादा टाइम, जैसे कि 5 घंटों में से 3 घंटे मैंने पेपर 2 में एलोकेट कर दिया था, और 2 घंटे पेपर 1 में रखे थे। पेपर 1 का 3 जो टॉपिक्स है ना, जैसे कि टीचिंग एंड रिसर्च एंड ये अपना कम्युनिकेशन, इसको अगर एकदम अच्छे से कर लोगे तो बाकी बाकी नॉर्मल आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो 2 घंटा मैंने पेपर 2 का फिक्स रखा था, पेपर 1 का फिक्स रखा था 2 घंटा। और जो पेपर 3 है उसमें से ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है जो मेरे को अच्छे से आते थे, मतलब मैं अवेयर थी कि ये मेरे को आता है करके, जैसे कि एचआरएम हो गया, बिजनेस बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम हो गया, जो कि प्लानिंग थी, ये सब इजी लगता था मेरे को। और इकोनॉमिक्स था जो थोड़ा बहुत मेरे को आता था। तो जो जो चीजें थी, जो कि टॉपिक्स मेरे को, यूनिट मेरे को इजी लग रहे थे, मैंने लिस्ट बना ली थी कि कौन से यूनिट्स मेरे को इजी लग रहे हैं पेपर 2 के, और कौन से डिफिकल्ट लग रहे हैं। जो डिफिकल्ट थे ना, तो मैं वीडियोस वगैरह प्रेफर करती थी, जो भी मतलब आपके मैंने काफी वीडियोस देखे, उस पे मैं ज्यादा मार्क्स लगाती थी। और उसमें जिसमें मेरे को कम मार्क्स मिल रहे हैं ना, तो उसका हर एक टॉपिक सिलेबस के वाइज में सर्च करती थी गूगल वगैरह पे, ताकि उसका डीपली जा सके। ये ऐसा था मेरा स्ट्रेटेजी। तो सेकंड पेपर को कवर करने के लिए आपके पास कौन सी थी बुक? क्या सर? सेकंड पेपर के लिए या फर्स्ट पेपर के लिए आपके पास कौन सी थी बुक? बुक्स? यस मैम। बुक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुक्स मैंने रेफर नहीं की थी कोई भी। मोस्टली ना मैंने ऑनलाइन ही स्टडी की थी, बुक्स हार्डली रेफर नहीं की थी मैंने कोई भी। पेपर 1 के टाइम पे मैंने, जब मेरा जो पहले मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट दिया था, उस टाइम पे मैंने बुक्स प्रैक्टिस की थी। बट उसके बाद में पता चला कि अपडेटेड कंटेंट चाहिए रहता है, उसके वजह से मैंने यस। बुक्स पे नहीं गई थी, मैंने ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर किया था, यूट्यूब से एंड ऑल। अच्छा, तो अभी अगर कोई स्टूडेंट अभी आपको फॉलो कर रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि बुक से पढ़े या क्लास से पढ़े या अपने नोट्स बनाए, तो क्या इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए? जैसे कि अगर आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, आपको मालूम है कि आप ये हर चीज ढूंढ नहीं सकते, हार्डली 2 मंथ्स में आपको स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, तो बेटर है आप क्लास ले लीजिए। जो भी आपको लगता है कि ये पर्सन ट्रस्टेड है, इसके अपडेटेड कंटेंट है, तो उनका क्लास ले लीजिए, बिकॉज आपको सब रेडीमेड चीज मिल जाएगी, आपको टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। बट आपके पास 5-6 मंथ है, 7-8 मंथ है, और आपको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप क्लास वगैरह ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर है आप अपना वीकनेस खुद एनालाइज कीजिए, किधर वीक हो, कौन सा टॉपिक आपका अच्छा है। तो उस पर आप सर्च कीजिए, ऑनलाइन काफी सारे वीडियोस मिल जाते हैं, जैसे आपके भी, आप काफी सारे फ्री मॉक्स देते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देते हो यूट्यूब पे, और मैराथन्स वगैरह भी करते हो, तो उससे भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है और आपको मालूम है क्या क्या चीजें एनटीए पूछता है, आप प्रीवियस ईयर वगैरह देख देख करके देख चुके हो,
तो आपके पास नॉलेज है कि एनटीए कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, एनटीए का फर्स्ट टाइम दे रहे हो और फाइनेंशियल इशू वगैरह नहीं है, तो बेटर है कोर्स परचेज करो जिसको आप ट्रस्ट करते हो और उनसे प्रैक्टिस कर लीजिए। हर जगह मत भागिए, हर चीज कलेक्ट नहीं कीजिए, लिमिटेड कंटेंट रखिए और उसको रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। एंड वन मोर थिंग जो कि मैंने पेपर के टाइम पे मेरे को पता चला, जो मैंने गलती की थी, मेरा नेट हुआ और मेरे को 58% आए। जो कि मेरा डीआई था ना, मैंने क्या किया, डीआई एकदम एंड के लिए रख दिया कि मैंने एकदम एंड में सॉल्व करूंगी और बाकी चीजें मैं करती रही। तो हाँ, स्टार्टिंग में डीआई सॉल्व नहीं करना, वो तो रहता है स्ट्रेटेजी कि जैसे ही पेपर स्टार्ट हो तो डीआई पे मत आओ, डीआई के थोड़े 5 क्वेश्चन स्किप करके बाद में करो, पर इन मिडल उसको रखो। जैसे 3 घंटे का टाइमिंग रहता है ना, तो आपका ऑलमोस्ट जैसे कि आधे क्वेश्चन हो गए आपको, मतलब कंप्लीट हो गए, तब आप डीआई करना सॉल्व कर दो। अगर एकदम एंड में रखोगे, फिर हार्डली आपके पास 5-6 मिनट बचे तो आपको वही प्रेशर रहता है, मेरे को पेपर कंप्लीट करना है, पेपर कंप्लीट करना है। तो डीआई पे हम लोग सॉल्व करने में इतना ध्यान नहीं दे पाते, ध्यान देना पड़ता है ताकि वो प्रैक्टिकल रहता है, मतलब नंबरिंग वगैरह का रहता है। तो उसको बेटर है बीच में रखो, जिसके वजह से मेरे 3 क्वेश्चन मिस हो गए थे डीआई के इस अटेम्प्ट में। तो यही स्ट्रेटेजी है कि डीआई को स्टार्टिंग में नहीं लेना है। रीजन, सॉल्विंग पे चले जाओगे तो काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो बेटर है कुछ क्वेश्चंस करके फिर डीआई पे आ जाओ। जैसे आपका मतलब आधा घंटा बच जाए ना, तो डीआई को पहले ले लो, डीआई कंप्लीट करने के बाद बाकी चीज कर लो। एंड एक और चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी स्किप मत करो, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे आप जान पाओगे कि एनटीए कैसे सवाल पूछता है। एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप कोई भी स्टूडेंट या कोई भी हो, जब वो फर्स्ट टाइम में फेल होता है ना, तो वो इतना डीमोटिवेट हो जाता है कि इसको कम बैक करने के लिए सेकंड टाइम में अगेन क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी हिम्मत लगती है। तो आपने डीमोटिवेशन से लेके मोटिवेशन तक आने का जो आपका क्या वे था, आप कैसे इतने मोटिवेशन हुए कि आया चलो कोई नहीं, फर्स्ट टाइम मेरा गया, बट सेकंड टाइम में फिर आपने क्वालिफाई किया, तो वो क्या स्टोरी थी मैम आपकी? कभी भी कुछ भी फेल हो रहे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि नेशनल लेवल पे, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। रीजन, आप इतने सारे लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हो, मीन्स इंडिया के सारे लोग मतलब जितने भी है वो एग्जाम देने आ रहे हैं, अब उनके साथ कंपटीशन कर रहे हो। ऑब्वियसली एक फर्स्ट अटेम्प्ट तो, हाँ ऐसे लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है क्लियर, बट मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट तो जानने में निकल जाता है कि पेपर्स कैसे है, पैटर्न कैसा है, हमें पूछ क्या रहा है, एंड ये हमें क्या क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है वगैरह वगैरह। तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, एक ही अटेम्प्ट गया है, बट सेकेंड अटेम्प्ट से सीरियस हो जाओ, जो कि जो गलती पहले की है वो दोबारा मत रिपीट करो। इसको ऐसे मोटिवेशन लो कि एक बार मैं फेल हो गया तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं पास होंगी, बिकॉज मुझे अपनी मिस्टेक पता चल गई है। मिस्टेक पे वर्क करना है, और फेलियर आया है तो ऑब्वियसली सक्सेस भी आएगी, हमेशा फेलियर नहीं आता रहेगा। अगर तुम्हारी मेहनत है तो, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट की वजह से कुछ मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से नहीं हुआ था, बट सेकेंड अटेम्प्ट में अगर हम वो मिस्टेक को अवॉइड करेंगे तो काफी हाई चांसेस हो जाते हैं। तो यही सब मैंने सोचा था कि मैंने अपनी पहले मिस्टेक्स निकाली थी, मतलब जो पहले पेपर दिया था क्यों मेरा रह गया था, किधर किधर क्या प्रॉब्लम्स आए थे, वो मैंने समझा था। और एज एन मोटिवेशन मैंने लिया था कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में जरूर क्लियर होंगी, इस अटेम्प्ट में नहीं हो पाई, और फिर मैंने तैयारी शुरू की थी। दिस इज वेरी गुड मैम। आई थिंक अब हर एक बच्चा बिल्कुल एनर्जी से आ जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम का जैसे रिजल्ट आया, काफ़ी लोग डीमोटिवेट हो गए, बट आपका इस वीडियो देखिए वो लोग जरूर मोटिवेट होंगे। तो मैम अब आगे क्या प्लान है आपका? लाइक आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया, अब आगे क्या आपने सोचा हुआ है? जैसे मेरे को स्टार्टिंग से ही, मतलब मेरा चाइल्डहुड से ड्रीम है कि मेरे को ना एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ही वर्क करना है। तो उसके लिए मैं पीएचडी में एनरोलमेंट करना चाहती हूँ और अपना एज एन करियर टीचिंग में ही कंटिन्यू, असिस्टेंट प्रोफेसर ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अच्छा, अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि जहाँ से आपने स्टडी करी अभी वहाँ पर ही आप जॉब कर रहे हो, तो ये क्या स्टोरी है? मतलब सेम ही कॉलेज में आप अभी जॉब पे हो, हाउ लाइक दैट? फर्स्ट जॉब मेरा जहाँ से मैंने स्टडी की है वहाँ पे ही किया था। रीजन, मेरे को ना सेकंड रैंक आया था एमकॉम में मेरा। जब रिजल्ट आया था तो सेकंड रैंक आया था, तो वहाँ पे ना एक टीचर फैकल्टी की रिक्वायरमेंट थी, तो वहाँ पे ही मैं ज्वाइन हो गई। तब वहाँ पे जब मैं ज्वाइन हुई थी मुझे कोई आइडिया नहीं था नेट क्या रहता है, ऐसे क्या क्या चीजें रहती है। बट करियर ग्रोथ के लिए जैसे मैंने अपने टीचर्स वगैरह से पूछा, उन्होंने बताया नेट एग्जाम दे सकते हो, तो वहां से थोड़ी थोड़ी चीजें पता चलने लगी। फिर यूट्यूब का सहारा लिया, आपके चैनल से काफी इंफॉर्मेशन निकाली। तो फर्स्ट अटेम्प्ट शायद यही चीजों में निकालने की वजह से, कंटेंट कहाँ से ले, वो कंफ्यूजन के वजह से, प्रीवियस ईयर कहाँ से सॉल्व करे, उसके वजह से इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया था। बट सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मेरे को, मतलब जब सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया, मेरे को काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, तो इसके वजह से। उसकी वजह से। तो अभी आपने कहा कि आप
आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप कहाँ पर अभी आपने सोचा है कि हाँ, मुझे यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है? पीएचडी का भी एग्जैक्टली कौन कहाँ से करना है वो तो नहीं सोचा है। ध्यान दे रही हूँ कि कुछ मतलब खुद से रिसर्च वगैरह कोई भी एक जो टॉपिक है उसमें थोड़ा एनालाइज कर पाऊँ, एक प्रॉपर टॉपिक बना पाऊँ, सर्च कर पाऊँ और मतलब सर्च करके इंटरेस्ट है या नहीं वो चेक कर पाऊँ। उसके बाद खुद से एक रिसर्च पेपर या जर्नल जो है पब्लिश कर पाऊँ, ताकि इसके थोड़े मार्क्स रहते हैं पीएचडी में जैसे इंटरव्यू के टाइम पे। तो उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे को एग्जैक्टली कौन से मतलब इंस्टीट्यूट से जो है पीएचडी करनी है। ओके। तो मैम टेल मी व्हाट इज देयर योर लॉन्ग टर्म गोल? आपका एक होता है ना कि लाइफ में यार मुझे ये तो यहाँ तक तो जाना ही जाना है, तो आपका क्या ड्रीम है? लाइक अभी आपने जैसे मुझे बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर, इससे भी आगे कुछ सोचा हुआ है क्या आपने? मैंने सिर्फ अभी तक फिलहाल के लिए इतना सोचा है कि मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, जल्द से जल्द कैसे भी करके पीएचडी में ज्वाइन करके। यही मैं फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए गोल रख रही हूँ कि मेरा सारा फोकस अभी पीएचडी में होए और मैं अपनी पीएचडी जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाके फिर आगे जो है पोस्ट या पोजीशन कौन सी अच्छी है वो जान पाऊँ मैं। ओके। तो मैम अभी जून में एग्जाम आ रहा है, ठीक है, और अगर और आप दोबारा एग्जाम दोगे फॉर द जेआरएफ के लिए, ठीक है, तो मैम एक बार मुझे ये बताइए कि आप क्या ऐसी आप चीज़ करने वाले हो जहाँ पर आपके चांस होते हैं जेआरएफ क्वालिफाई करने के? तो आप अपने जो आपका प्लानिंग था या जो आपका पूरा फ्लो होता है, उसमें आप क्या ऐसा ऐड करने वाले हो जहाँ पर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा मैम? जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे ना अगर 10 मार्क्स और बढ़ जाते, टोटल 5 क्वेश्चंस और इंक्रीज हो जाते, तो मेरा जेआरएफ भी हो जाता। 5 क्वेश्चंस जो है कम पड़े जेआरएफ के लिए, मेरा 58% था। तो ऑब्वियसली मैं जून का अटेम्प्ट की प्रिपरेशन का सोच रही हूँ कि मैं जेआरएफ कर पाऊँ, बिकॉज वो एक स्टाइपेंड आ जाएगा पीएचडी के लिए जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा अगर मेरे को जॉब नहीं करना है, सिर्फ पीएचडी पे फोकस देना है तो जो कुछ चीजों की कमी जो मैं सोच रही हूँ ना अभी भी रही है, वो अगेन मेरा मैथ्स लिटरली काफी वीक है। ट्राई कर रही हूँ कि इम्प्रूव करूँ, बिकॉज मैंने आफ्टर 10th 11th से ही मैंने एसपी वगैरह ले लिया था, तो मैथ्स कहीं ना कहीं वीक हो गया। मैथ्स का ना जो गैप आ गया, मैं डेली बेस पे प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी और अभी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैथ्स में जो है इम्प्रूवमेंट के लिए मैं सोचूंगी। एंड अभी इस अटेम्प्ट में ना मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं पीपल डेवलपमेंट और ये हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। बाकी के तो मैंने कर लिए थे, बस इस दो जो सब्जेक्ट इसके रह गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैंने इन दो टॉपिक पे यूनिट पे इतना ध्यान नहीं दिया था, तो शायद मैं वो यूनिट कवर कर पाऊँ। अभी भी मैंने जैसे पेपर एनालाइज किया ना, मुझे पेपर 1 में इतना पता चला कि मेरे डीआई के अभी भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन राइट हुए, ताकि वो मैंने एकदम एंड में लेके जाके कंप्लीट किए थे। तो कहीं ना कहीं वो एक हाइपरनेस था या डर था कि कहीं पेपर ना छूट जाए, जल्दी जल्दी टिक कर रही थी मैं ऑप्शंस, ज्यादा मैं डीपली नहीं देख पा रही थी कि मैं करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर पा रही हूँ या नहीं। तो फिर से अगर मेरे को अटेम्प्ट देना पड़ा ना, तो मैं डीआई पे फोकस रखूंगी। पेपर 2 को जो वेटेज ज्यादा दे रही हूँ वही सेम वेटेज दूंगी, डीपली एनालाइज वगैरह मेरे नोट्स बने हुए, तो मैं भी मॉक या प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दूंगी। यही सब जो थोड़ी बहुत चीजें मैं सोच रही हूँ कि जेआरएफ तक ला सकती है। यस, राइट। मैम जैसे अभी आपने बोला कि मॉक देना चाहिए, तो कितने मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए? अगर आप फॉर एग्जांपल 2 टाइप के मॉक टेस्ट होते हैं, यूनिट वाइज होता है एंड फुल मॉक होता है। और यस। यूनिट वाइज मॉक है ना, स्टार्टिंग के 1-2 महीने पहले अगर आपको कोई यूनिट वाइज मॉक दे रहा है तो आप वो देते रहो। जैसे कि एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एक यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके सिर्फ क्वेश्चन जो है सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछ रहा है, तो ऐसे मॉक्स आप देते रहो यूनिट वाइज। बस जब स्टार्ट एंड के जो है 25 डेज बच रहे या 20 डेज बच रहे ना, स्टार्ट प्रैक्टिस कर लो कि आपको जो है फुल मॉक देना है, टोटल वो 150 क्वेश्चंस का देना है। वो भी जो एनटीए का टाइमिंग रहता है, जैसे सुबह 9 का पेपर होता है और एक दिन का 3 बजे का पेपर होता है, तो वही टाइम सेट करो कि सुबह 9 बजे मुझे बैठना है या तो दिन के 3 बजे बैठना है। वही टाइम पे ऐसे प्रॉपर इन्वायरमेंट बना लो घर पे कि मैं एनटीए का पेपर देने जा रही हूँ। लैपटॉप है तो ऑब्वियसली ट्राई करो कि लैपटॉप से ही दो, और वही पर्टिकुलर 3 घंटे में तुम कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हो खुद को एनालाइज करो। कहीं ना कहीं तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें बैठने की आदत भी हो जाएगी। 3 घंटे लगातार बैठना पड़ता है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो देता नहीं है फुल मॉक उसको आदत नहीं हो पाती है। और मोस्टली मैंने लोगों को देखा है, जैसे मैं प्रीवियस अटेम्प्ट में करती थी, जब मैंने पहले अटेम्प्ट किया था, मैं बेड पे लेट के मॉक दे रही हूँ या नॉर्मल टीवी देख के दे रही हूँ, फिर बाद में मॉक को बंद कर दे रही हूँ थोड़े क्वेश्चन देने के बाद। वो कंटिन्यू 3 घंटे का मैं बैठ नहीं रही हूँ, सिर्फ थोड़े थोड़े मॉक थोड़े थोड़े टाइम पे देके फिर पेपर सबमिट कर रही हूँ। तो उसमें ना तुम्हें
रियल टाइम नहीं समझ में आएगा, ताकि तुम ब्रेक ले लेके मॉक दे रहे हो और तुम्हारा माइंड फिर से एक्टिव हो रहा है, तुमने ब्रेक दे दिया तो माइंड को थोड़ा फ्रेशनेस मिल गया। तो बेटर है 3 घंटे एक साथ सिटिंग दो, उसमें देखो तुम्हें बैठने को हो रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारा माइंड जो है एग्जॉस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बेटर है एक जगह मतलब बैठ के 3 घंटे लगातार फुल मॉक दो। एंड के टाइम पे फुल मॉक बहुत हेल्प करेगा, तुम्हें पता चल जाएगा तुम टाइम पे पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। बिकॉज इस बार का पेपर जो कॉमर्स का है, बाकी भी पेपर, बट जो कॉमर्स का पेपर है उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी। काफी लोगों के जो थे पेपर मिस हो गए थे, कुछ क्वेश्चन मिस हो गए थे जिसके वजह से। यस, और ये पॉइंट है मैम, क्योंकि जितने मॉक टेस्ट देंगे उतना ही हमें ना एक पूरा टाइम का कंफर्म होता है कि हमने कितने टाइमिंग Yes. पे क्या किया। तो आपकी जो हाँ। मैथ रीजनिंग डीआई के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कभी रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो रॉन्ग करते हैं ना, वो डीआई पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं कि आपका डीआई में Yes. ही 20 मिनट चला गया, 25 मिनट चला गया। सो गाइज मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि हम मॉक टेस्ट दें ज़्यादा से ज़्यादा, और पीवाईक्यू तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये दें। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर ग्रेट टाइम, एंड आई होप आपके ऑल द बेस्ट, आपके फ्यूचर के सारे एम कंप्लीट हो जाए। और आपने जो अभी एडवाइस दी, आई थिंक ये बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी, और मैं दुआ करूंगा कि आपके सारे सपने पूरे हो गए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।